Hello my dear students, welcome to BPSC online classes. How are you? I hope you all are very well. I am your bio teacher Prem sir. Dear student, today I will discuss the second chapter of biology in class 12. Our second chapter is sexual reproduction in flowering plant. पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। इसके पहले आप लोगों को पादपों में जनन के बारे में बताया था और ये आपका जो सेकंड चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, परिचय। देखिए, पुष्प की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने पुष्प का नाम सुना होगा और पुष्प देखा भी होगा। यदि पेड़ पौधों में पुष्पन की क्रिया नहीं होगी तो प्रजनन नहीं होगा। सबसे पहली चीज में, पुष्प प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा उदाहरण है। जितने भी पुष्प हैं ये हमारे जो प्रकृति है, नेचर है, इसकी सुंदरता का सबसे बड़ा प्रतीक है। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम अपने घरों के आसपास पेड़ लगाते हैं और उनमें जब पुष्प आते हैं तो कितना सुनहरा दिखाई देता है और जो हमारे आसपास का जो वातावरण होता है ये प्रभावित होता है। और पुष्प जब खिलते हैं तो पुष्प खिलने के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता भी बनी रहती है। जितने भी पुष्प होंगे उनमें रंग, रूप, गंध, चाहे वो सुगंध हो चाहे वो गंध हो, आदि दिखाई देते हैं। और ये सब क्या करते हैं, चाहे वो रंग के आधार पर, चाहे वो रूप के आधार पर और चाहे गंध के आधार पर हमें अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। जितने भी पुष्प हैं ये पुष्प क्या करते हैं कि हमें अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। अक्सर करके देखा जाता है कि पुष्पों का प्रयोग हम चाहे वो भगवान में चढ़ाने के लिए किया जाता हो, चाहे वो किसी व्यक्ति को इनवाइट करने पर उसे सम्मान के रूप में प्रयोग किया जाता हो, चाहे वो कोई व्यक्ति इस संसार से विदा होता हो तब उसे पुष्प अर्पित किए जाते हैं। अगर हम इसके बाद चर्चा करेंगे पुष्पों की खेती, फ्लोरिकल्चर। बेटे, पुष्पों की खेती की बात करें, फ्लोरिकल्चर, तो व्यवसायिक खेती से जुड़ी, आप लोगों ने बागवानी का नाम सुना होगा। बागवानी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ये खेत है और इस खेत में इस प्रकार से रो बनाते हैं और रो बनाने पर यहां पर पौधों की रोपाई की जाती है। और इनकी रोपाई करने के पश्चात इनमें पानी पहुंचाया जाता है। इसके साथ साथ कीटनाशक पदार्थों का भी प्रयोग किया जाता है और इनके पुष्पों को तोड़कर जो व्यक्ति व्यवसायिक खेती करते हैं, यानी कि एक व्यवसाय के रूप में पेड़ पौधों को लगाते हैं और इनके पुष्प को मार्केट में ले जा करके बेचते हैं और उनसे इनका जीविकोपार्जन होता है। तो व्यवसायिक खेती से जुड़ी बागवानी की एक शाखा है जिसे हम फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है अत्यधिक स्तर पर पुष्पों की खेती करना। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे निषेचन के पूर्व संरचनाएं। निषेचन के पूर्व संरचनाएं, जब पुष्पों में निषेचन की क्रिया होती है तो उसके पूर्व कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं। अब मैं यहां से आपको बताना चाहता हूं, जैसे ये है आपका पुंकेसर। अब बेटे, जो पुंकेसर होता है ये पुष्प का नर भाग होता है और जो स्त्री केसर होता है ये पुष्प का मादा भाग होता है।
ये है आपका पुंकेसर, और उसके बाद है परागकोश। परागकोश के बाद हम बात करेंगे लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी के बाद फिर आता है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, और इस लघु बीजाणु जनन के बाद आता है परागकण। फिर उसके बाद आता है नर युग्मकोद्भिद। अगर हम चर्चा करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुंकेसर है, परागकोश है, लघु बीजाणुधानी है और लघु बीजाणु जनन, परागकण बनते हैं और नर युग्मकोद्भिद के द्वारा संरचनाएं बनती हैं। यानी कि जब निषेचन के पूर्व की संरचनाएं होती हैं, जब तक पुष्पों में निषेचन की क्रिया नहीं होती है, उसके पूर्व संरचनाओं का निर्माण होता है। अब हम चर्चा करेंगे निषेचन के पश्चात। निषेचन के पश्चात घटनाएं। निषेचन के पश्चात की घटनाओं की अगर हम बात करें बेटे, तो सबसे पहले बनता है भ्रूणपोष का विकास होता है। भ्रूणपोष का विकास होता है और उसके बाद भ्रूण का विकास होता है, और इसके पश्चात बीज बनता है और फल बनता है और फिर बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता यानी कि जब निषेचन होता है, उस निषेचन के पश्चात भ्रूणपोष का विकास होता है, एम्ब्रियो सेक बनती है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है, और जब एम्ब्रियो भ्रूण बन जाता है तो भ्रूण बनने के बाद अंडाशय बनता है, और उस अंडाशय के बाद बीज का निर्माण होता है, और जब बीज बन जाता है तो फल बनता है, और फल बनने के बाद बहुभ्रूणता का मतलब होता है एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होना। आप लोगों ने नाम सुना होगा बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। बहुभ्रूणता की अगर हम बात करें तो बहुभ्रूणता को सबसे पहले किसमें देखा गया था? संतरे में। किसमें देखा गया था? संतरे में। बहुभ्रूणता का मतलब होता है एक कोशिका से अधिक कोशिकाओं का निर्माण होना, और इसकी खोज की थी एच.जी. नवासिन ने। वैज्ञानिक एच.जी. नवासिन ने सबसे पहले संतरा पे बहुभ्रूणता को देखा था, एक भ्रूण से अधिक भ्रूण का विकास देखा था। अब हम चर्चा करेंगे पुष्प की संरचना। अगर हम पुष्प की संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की अगर हम चर्चा करें तो पुष्प सामान्यतः यानी कि जो पुष्प होता है, पुष्प में सामान्यतः एक वृंत पाया जाता है जिसे पुष्प वृंत कहते हैं।
जिसे पुष्प वृंत कहते हैं। वृंत का ऊपरी भाग फूल कर तस्तरी नुमा हो जाता है और संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन। बेटे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो संरचना होती है इस प्रकार से होती है और ये पुष्प का भाग है। ये जो देख रहे हैं इसे हम पुष्पासन के नाम से जानते हैं। ये है अंडाणु, जिसे ओरी के नाम से जानते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं एंथर। इसे क्या बोलते हैं? एंथर। और जो ये भाग देख रहे हैं इसे कहते हैं स्टाइल। और सबसे ऊपरी भाग होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा। ये पुष्पासन है। यानी कि अगर हम पुष्प की बात करें तो पुष्प के नीचे, सबसे नीचे आपने देखा होगा पुष्पासन पाया जाता है, जो पुष्प को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। पुष्प की संरचना में मैंने आपको बताया कि पुष्पासन ही मुख्य भाग होता है, जो ओवरी, स्टाइल, एंथर और स्टिग्मा को सुरक्षित रखता है। अगर पुष्प के भाग की चर्चा करें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि नंबर 1 बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज। उसके बाद फिर आपका आता है सेकंड, जिसे हम दलपुंज के नाम से जानते हैं। और तीसरा आपका आता है जिसे हम पुमंग के नाम से जानते हैं। और जो चौथा आता है उसे जायांग के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर हम पुष्प की बात करें तो पुष्प में सबसे पहले आपका बाह्य दलपुंज होता है, और बाह्य दलपुंज के बाद फिर आपका दलपुंज आता है, और दलपुंज के बाद पुमंग आता है, और पुमंग के बाद आपका जायांग आता है। यानी कि ये पुष्प के भाग हैं। इन पुष्प के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग आते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज की अगर हम बात करें तो कैलिक्स, यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। यह हरे रंग का होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे पेड़ पौधे में पत्तियां पाई जाती हैं, पेड़ पौधे में तना होता है, हरा भाग होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। और उस भोजन के निर्माण के साथ साथ सभी क्रियाओं को संचालित करता है। उसी प्रकार से पुष्प का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो हरा होता है, जो भोजन के निर्माण में भी सहयोग करता है। इसके बाद चर्चा करेंगे दलपुंज, जिसे कोरोला के नाम से जानते हैं। बाह्य दलपुंज के भीतर स्थित होते हैं। ये रंगीन होते हैं। यानी कि जो कोरोला होते हैं ये कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। अगर हम पुमंग की बात करें, जिसे हम एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं, बेटा जो पुमंग होता है यह पुष्प का नर भाग होता है। यानी कि ये पुष्प का क्या भाग है? नर। इसलिए इसे हम पुमंग कहते हैं। और दलपुंज के भीतर के भाग को पुमंग कहते हैं। यह पुष्प का नर भाग कहलाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जायांग। जायांग का मतलब होता है गाइनेसियम।
गाइनेसियम जो पुष्प का मादा जनन अंग होता है, इसे हम स्त्री केसर के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसे हम गाइनेसियम या जायांग कहते हैं। पुमंग के भीतर का भाग जायांग कहलाता है और इस जायांग में अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय मीन्स होता है ओवरी। अगर अंडाशय नहीं होगा तो फिर पुष्प का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा और फिर फल का निर्माण नहीं होगा। तो चूंकि पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के बारे में चैप्टर स्टार्ट हुआ है, पुष्पी पादपों का मतलब होता है अगर पेड़ पौधों में पुष्पन की क्रिया नहीं होगी तो फिर अन्य दूसरा पौधे का निर्माण नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम जीव जंतु या हम मनुष्य अपनी संतानों को जन्म देते हैं, ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया करते हैं और जनन की क्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधों को जन्म देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी पुष्प हैं, अगर हम उनकी संरचना की बात करें तो उस संरचना में आपका बाह्य दलपुंज आता है, दलपुंज आता है, पुमंग आता है और जायांग आता है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है वो बाह्यदल होता है, ये हरे रंग के होते हैं, दलपुंज लाल कलर के होते हैं जो कीटों को आकर्षित करते हैं जिससे परागण की क्रिया संपन्न हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई पुष्प हम देखते हैं तो उस पुष्प को देखकर आकर्षित किसके द्वारा होते हैं? दलपुंज के माध्यम से। फूल के रंग को देखकर, फूल की खुशबू को देखकर हम उनके प्रति आकर्षित होते हैं। अक्सर करके अगर देखा जाए तो जो पुष्पों में परागण की क्रिया होती है, जिन पुष्पों में रात्रि में परागण की क्रिया होती है, वे पुष्प सफेद रंग के होते हैं। चूंकि सफेद रंग एक ऐसा रंग है जो रात्रि में भी कीटों को दिखाई देता है, जिससे कीट आकर्षित होते हैं। तो बेटे आज मैंने आप लोगों का जो चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन का था, उसमें पुष्प की संरचना के बारे में चर्चा की। इट इज sufficient for today. Thank you student. Stay home, be safe and keep studying.